नमस्कार। आज के अपने अध्याय में हम बात करेंगे भारत के अंदर जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम है, वह जलवायु से किस प्रकार से भिन्न है। तो मौसम एक अल्पकालीन दशा होती है, वायुमंडल में जो थोड़े समय के लिए एक दशा बनती है वायु की, उसको हम मौसम कहते हैं। और वही दशा अगर एक लंबे टाइम तक रहती है, वर्षों तक रहती है, तो उसी मौसमी दशा को हम जलवायु कह देते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु एक लंबी अवधि के लिए होती है और मौसम है वो एक अल्पकालिक दशा है, वो मौसम कहलाता है। बात करेंगे हम भारत के अंदर जलवायु की, तो किस प्रकार से हमारे यहाँ जलवायु है वो अलग-अलग तरीके की पाई जाती है, अलग-अलग क्षेत्र विशेष में अलग-अलग प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। उदाहरण के लिए लेते हैं हम कि राजस्थान में जहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल जाता है गर्मी के दिनों में, जून मई के महीने में। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पाया जाता है। तो इन सब के लिए कुछ कारक ऐसे होते हैं जो अलग-अलग स्थान की अलग-अलग स्थिति को निर्धारित करते हैं। हम बात करते हैं इसी प्रकार से, जब शीतकाल होता है तो जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, द्रास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो चला जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा गहरी शीत वहाँ पड़ती है, बर्फ जमी-जमी रहती है। तो इस प्रकार से ये वायु दशाएँ हैं, वो अलग-अलग एरिया में अलग-अलग तरीके से परिवर्तित होती हैं। वहीं हम बात करते हैं दक्षिण भारत के अंदर, तो लगभग तापमान है वो थोड़ा परिवर्तित होता है, अर्थात ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा सघन गहरी सर्दी नहीं पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। लगभग तापमान, जैसे तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है वो रहता है। तो ऐसे क्या कारक हैं जो इस सब को प्रभावित करते हैं? अगर वर्षा के बारे में भी देखा जाए तो वर्षा भी सब स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है, कहीं अधिक होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा ये एरिया है राजस्थान का, यहाँ पे तो 10 डिग्री सेल्सियस 10 सेमी से भी कम वर्षा है वो राजस्थान के अंदर होती है, पश्चिमी राजस्थान में। और कच्छ का कुछ क्षेत्र है, कुछ लद्दाख वाला एरिया जहाँ पे ऊपर हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है वो रह जाता है, वहाँ पे भी वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है वो पाई जाती है। जबकि कुछ ऐसे स्थान है मासिनराम जैसे मेघालय के अंदर, यहाँ जो गारो खासों की पहाड़ियाँ हैं इस एरिया में, वहाँ पे जो मासिनराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, यहाँ लगभग 400 सेमी से भी अधिक वर्षा है वो होती है। 400 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ वर्षा होती है। तो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत के अंदर मासिनराम, जो कि खासी की पहाड़ियों में है। यहाँ जो मेघालय के अंदर गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंती, जिनमें खासी पहाड़ियों के अंदर है वो मासिनराम स्थान है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा है वो होती है। बात करें हम जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों में हम देखें अक्षांश। तो सबसे पहले अक्षांश प्रभाव कैसे डालती है? जैसे हम देखते हैं कि भारत के बीचों-बीच रेखा है वो अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी इस रेखा के अगर हम दक्षिण में देखें तो यहाँ उष्ण जलवायु है, गर्म प्रदेश पाए जाते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसके ऊपर देखें हम तो उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र है वो भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार भारत की जलवायु को हम अगर सीधे-सीधे कटिबंधों के रूप में बांटे तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भारत की जलवायु है वो पाई जाती है। तो ये तो अक्षांश के कारण से, जैसे-जैसे हमने बोला कि भूमध्य रेखा से जैसे-जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में, एक बार यहाँ गर्मी ज्यादा, फिर थोड़ा शीतोष्ण और उसके बाद एकदम से शीत प्रदेश है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा से जो दूरी पे जाते हैं तो ये अक्षांश है वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई, अगर कोई स्थान बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, जैसे हिमालय वाले ऊंचे क्षेत्र है, तो वहां भी जलवायु है वो धरातलीय क्षेत्रों की तुलना में ठंडी है वो पाई जाती है। वायु दाब है वो भी, जैसे हवाओं का प्रेशर कहाँ कितना अधिक रहता है, कहाँ कितना कम रहता है, तो वो भी मौसम की दशाओं को परिवर्तित करता है। समुद्र से दूरी, अगर समुद्र के पास वाले एरिया है तो वहाँ पे कम गर्मी पड़ेगी, कम सर्दी पड़ेगी, हवाओं का प्रेशर है वो भी लगभग सामान्य सा रहता है। जबकि जो स्थल समुद्र से ज्यादा दूरी पे है उनका समुद्र का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और इस कारण से यहाँ धरातल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इस कारण से यहाँ की जलवायु है वो जल्दी परिवर्तनशील रहती है, यहाँ का मौसम है वो जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये कुछ कारक ऐसे बताए जिसमें महासागरीय धाराएँ,
महासागरीय धाराएं यानी सागर के अंदर जो बहने वाली गर्म और ठंडी धाराएं हैं वह भी किसी स्थल के आसपास का जो मौसम है उसको भी बदलती हैं। गर्म धाराएं जहाँ बहती हैं वहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और ठंडी धाराएं जहाँ पे बहती है उस एरिया का तापमान है वो नीचे हो जाता है। तो ये धाराओं के बहने से भी प्रभावित होती है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि उच्च स्थान जो ऊंचाई पे जितना ज्यादा ऊंचाई पे है वहां पे तापमान का विषमकारी प्रभाव है कम है। ऊंचे क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचे स्थलों की तुलना में ठंडे हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत में जो ऊंचाई के हिसाब से अगर क्षेत्र देखे जाए तो हिमालय जैसे जो क्षेत्र है ये वाले क्षेत्र इनकी औसत ऊंचाई अगर देखें तो 6000 मीटर के आसपास लगभग औसत ऊंचाई है। जबकि हम और ज्यादा नीचे के एरिया में जाए हम समुद्र के पास वाले एरिया में जाए तो जैसे अभी हमने लिया कि ये एरिया जो आसपास का एरिया है इस एरिया के अंदर जो तटीय मैदान है उनकी ऊंचाई है लगभग 30 मीटर के आसपास ही पाई जाती है। तो तटीय मैदानों की ऊंचाई लगभग 30 मीटर के आसपास पाई जाती है। जबकि हिमालय के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है ऊंचा क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग पाई जाती है वह 6000 मीटर के आसपास पाई जाती है। अब बात करेंगे हम हवाओं की दिशाएं हैं वो बदलती क्यों है। तो इसमें एक जो हवाओं का प्रभाव है वो प्रभावित करने का कारण यहाँ पे बताया गया है कि कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी जो घूमती है घूमती हुई पृथ्वी के कारण भी कुछ हवाएं हैं वो अपना रूट है बदल लेती है हवाएं अपनी दिशा बदल लेती है। अगर हम बात करें कि कोरियोलिस प्रभाव जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध पे मैंने अभी करके लिखा है उदय यानी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाएं वो विक्षेपित हो जाती है मुड़ जाती है और इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर हवाएं हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हवाओं का रुख है वो भी कोरियोलिस बल के कारण जैसे धरती घूर्णन करती है तो उस घूर्णन की वजह से भी प्रभावित होता है जिसको हम फेरल का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना है कोरियोलिस बल का ही दूसरा नाम है वो फेरल का नियम है। इसके अलावा यहाँ इस ये जो एरिया है ऊपर वाला यहाँ पे हवाएं जो वायुमंडल में ऊपरी क्षेत्र में चलती हैं जेट स्ट्रीम के नाम से कहलाती है। और ये जेट स्ट्रीम है वो भी मानसून को मौसम को बदलने में अपना रोल अदा करती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो हवाएं वायुमंडल में ऊपर क्षोभ मंडल में चलती हैं वह भी हिमालय के आसपास में थोड़ा वो कभी इधर खिसक जाती है कभी उत्तर में कभी थोड़ा दक्षिण में खिसक जाती हैं। तो इस प्रकार की जेट स्ट्रीम है वो भी मानसून में अपना या जो यूं कहें जलवायु में अपना रोल है वो अदा करती है। तो बात करते हैं हम कि भारत के अंदर जो ऋतुएं हैं वो 4 ऋतुएं पाई जाती है। बात करें हम सबसे पहले से अब जो चल रही है शीत ऋतु है वो नवंबर से लेकर के और फरवरी तक के महीने में शीत ऋतु का माना जाता है। और मोस्टली इन इस समय में जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए चना गेहूं है उनके लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। और ये सर्दी में जो वर्षा होती है उसको हम माउट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि इस एरिया में भी अब अलग अलग एरिया का तापमान शीतकाल में भी अलग अलग पाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो चेन्नई वाला जो एरिया है समुद्र तट के आसपास का एरिया है यहाँ पे शीतकाल में भी तापमान है वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। जबकि मैदानों के हमारे जो क्षेत्र है वहां पे तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ पाला पड़ने की स्थिति रातें बहुत ठंडी होती है इस कारण से पाला भी पड़ता है। तो ये शीतकाल की दशा है वो भी सब जगह पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। मैदानों को छोड़ के दक्षिण में अगर हम जाए तो यहाँ पे सर्दी है वो बहुत कम होती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्रीष्म में तो ग्रीष्म में दक्षिण का जो पठार है वह लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ पे जो मई जून का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। गुजरात के अंदर भी और मध्य प्रदेश में ये वाला एरिया है यहाँ पे लगभग 42 डिग्री के आसपास तापमान है वो दर्ज किया जाता है मई और जून के महीने में। और हम बात करें हमारे राजस्थान की तो यहाँ लगभग तापमान है ग्रीष्म काल में 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अर्थात भयंकर लू चलती है गर्म हवाएं है वो राजस्थान में चलती हैं जो कि पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हम कहें कि यहाँ गर्मी का जो मौसम है वो थोड़ा हार्ड रहता है उत्तर भारत के लिए। और दक्षिण भारत में भी थोड़ी सी गर्मी पड़ती है लेकिन इससे कम प्रभाव है वो विषमकारी प्रभाव है इसका कम पड़ता है समुद्र की एरिया के आसपास होने की वजह से। बात करें हम ग्रीष्म के बाद जैसे गर्मियां अधिक पड़ेंगी गर्मियां अधिक पड़ने के बाद एक नई दशा बनेगी। हवाएं हैं वो अपने साथ स्थल से जो हवाएं स्थल पे आनी है वो समुद्र से यहाँ वायुदाब कम रहता है यहाँ वायुदाब ज्यादा रहता है। धरातल गर्म होने की वजह से हवाएं हैं वो इधर आने लगती हैं समुद्र से। और जब ये हवाएं आती हैं तो ये अपने साथ है पानी लेकर के आती है। इनमें हवा में नमी होती है और यही नमी है वो मानसून का कारण बनती है। और इस प्रकार से फिर ये जो दशाएं बन रही हैं वर्षा की तो जो गर्म हवाएं पश्चिमी घाट पे
लगभग यहाँ जो वर्षा करती हैं, सबसे पहले यहीं टकराती हैं, तो ये 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करती हैं। और पश्चिम का पठार देखिए, यहाँ पे ये जो पठार बनता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ से आने वाली हवाएं हैं वो इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर हवाएं उठ जाती हैं। उठने के बाद यहाँ तो वर्षा करती है, लेकिन ये क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश में रह जाता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो मानसूनी जो दशाएं बनती हैं। देखिए, जून के अंदर हमारे यहाँ लगभग मुख्य भूमि पे मानसून है वो प्रवेश कर जाता है केरला के तट के आसपास। तो इस प्रकार से हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से ये